नमस्कार। बीते 7 दशक से भारत में रह रहे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के उत्तराधिकार को लेकर कई तरह की चर्चाएं। उन चर्चाओं के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने इस दफ़ा एक बचावपूर्ण बयान दिया, जिसमें ये कहा कि भारत सरकार किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। ये एक ऐसा बयान है जिससे ये महसूस किया जा सकता है कि भारत की सरकार बीच बचाव का रास्ता अपना रही है, और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वो चाइना से टकराव नहीं चाहती है। इस इशू पे हमने दलाई लामा के साथ बीते 5 दशक से अधिक समय से साथ रहे। विजय क्रांति एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो दलाई लामा के प्रत्येक एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हैं, साथ रहते हैं और उनके साथ उनके कई एक्टिविटीज़ में शामिल हुए हैं। उन्होंने 5 दशक का अनुभव है उनके साथ रहने का, साथ उनको समझने का। मैंने उनसे एक संक्षेप बातचीत की और ये समझने की कोशिश की है कि दलाई लामा खुद या उनका खुद का दूसरे धर्मों के प्रति क्या धारणा है। विजय क्रांति एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए, बहुत मैच्योर्ड और सीजन फोटोग्राफर हैं। उन्होंने दलाई लामा की एक्टिविटीज़ से जुड़े, इंडिया के एक्टिविटीज़ को जुड़े कई विषयों को उन्होंने अपने कैमरे से कैद किया है। उनकी तस्वीरें, कई कहानियां कही जाती हैं। उनकी बोलती हुई तस्वीरों का दिल्ली में एक प्रदर्शनी भी लगा। काफ़ी लोग उनको सराह रहे हैं, देखने आ रहे हैं। और इत्तेफाक से ये तब हुआ जब धर्मगुरु दलाई लामा का जन्मदिन है। ऐसे में दलाई लामा एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बन गए हैं और दलाई लामा ने ये कह करके और एक नया विवाद कर दिया है कि अभी वो 30-40 साल और जीवित रह सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा कह करके उन्होंने चाइना को एक संदेश देने की कोशिश की है कि अगर आपको लगता है कि दलाई लामा वीर गति को प्राप्त होने वाले हैं तो ऐसा नहीं है। जो शक्ति पावर है, उनमें जो आत्म शक्ति है, उन्होंने उसका एक हवाला दे करके यह एक विवाद पैदा कर दिया है कि अगले वो 30-40 साल तक जीवित रहेंगे। विजय जी, मैं अभी आपको सुन रहा था, ऑलमोस्ट 7 डिकेड से, जी हाँ, 7 डिकेड से 70 सालों से आप दलाई लामा को फॉलो कर रहे हैं। हाँ, 55 साल से ये बात, 55 साल, 53 साल, 53 साल, 5 डिकेड, ओके। दलाई लामा से आप जब आराम से कभी सोचते हैं तो कैसा लगता है कि कब किन कारणों से आप इनसे इन्वॉल्व होते चले गए? दलाई लामा जी से जब मैं पहली बार मिला था तो वो नवंबर 1972 का था। एक असाइनमेंट थी साप्ताहिक हिंदुस्तान से कि उनका इंटरव्यू करना है और तिब्बतियों के बारे में लिखना है। तो मैं उस वक्त 23 साल का था। पत्रकारिता में मैं कुल मिलाकर 2 साल का था। 2 साल का जो पत्रकार होता है, बिल्कुल बच्चा, जिसको अंग्रेजी में कब रिपोर्टर कहते हैं, वो उसके पास बहुत अनुभव नहीं होता है। अपेक्षाएं या आकांक्षाएं उसकी बहुत होती हैं। तो मैं भी उन्हीं में से था। मेरी इच्छा ये होती थी कि मुझे भी प्रसिद्धि मिले, मैं अच्छे अखबार में छपूं और लोग मुझे जाने। वो इच्छा तो थी, लेकिन मैं जो स्टोरीज़ पर जिन पर काम करता था वो आमतौर पर बड़ी सामान्य होती थी। तो जब दलाई लामा जी से इंटरव्यू का मुझे मौका मिला तो मुझे दिल में आया कि भाई वो कैसे होंगे। तो एक बात तो ये थी, जैसे उस उम्र के जवान लोग ये समझते हैं, कईयों के दिमाग में यही रहता है कि ये जो धार्मिक नेता होते हैं ये तो बड़े स्वार्थी होते हैं, इन्हें तो अपने आराम के लिए सब कुछ चाहिए और बाकी आप मौज करते हैं और समाज के लिए पता नहीं कुछ करना है कि नहीं। तो मेरे मन में ये था कि कहीं दलाई लामा भी ऐसे ना हो। तो मैं जब मिला तो बहुत पॉजिटिव मेरे दिमाग में ओपिनियन नहीं था शुरू में, लेकिन जब मैं उनसे मिला, उनसे बातचीत हुई, उनके जो आसपास काम करने वाले जो युवा लोग थे, उनसे जो जुड़े हुए थे, उनसे मिला और दलाई लामा जी से जब सीधी सीधी बात हुई और जिस तरह के मेरे प्रश्न थे और उत्तर थे, तो मैं सचमुच में बहुत प्रभावित हुआ जी। तो तब मैंने पहली बार देखा कि ये व्यक्ति भले ही धर्मगुरु है,
लेकिन इसके पास एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय एजेंडा है जिसके लिए वो काम कर रहा है। उसके देश पर विदेश ने कब्जा, चीन ने कब्जा कर लिया है और उसे वापस लेने के लिए ये अपना जीवन खपा रहा है। और इस आदमी ने जब भारत आया वो, तो उनके साथ कुल मिला के 80,000 शरणार्थी थे। अब आप सोचिए कि सिर्फ 80,000 शरणार्थी, और वो भी ऐसे जिनको उस देश की भाषा नहीं आती है, जो उस दुनिया, जो वहाँ की जो नया दुनिया है तिब्बतियों के लिए, जहाँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार तो कार देखी या बस देखी है, रेलगाड़ी देखी है, अंग्रेज़ी नहीं आती है, अगले दिन का भोजन कमाने की उनके पास शऊर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें, प्रणालियाँ, सब कुछ अलग हैं। तो ऐसे लोगों को, और फिर उनके घर लुट पिट चुके हैं, उनमें से कई बीमार हैं, कईयों के घर के लोग मर गए हैं, तो वो बेचारे पीछे रह गए हैं या मर गए हैं, तो वो हताश हालत में हैं। ऐसे भीड़ 80,000 लोगों की, जो होपलेस भीड़ है, उनको इस आदमी ने ऐसे ढंग से ऑर्गेनाइज किया कि उनके बूते पर जो सर्वाइविंग, उदाहरण के लिए पेंटर कलाकार थे, डांसर थे, सिंगर थे, धर्मगुरु जो विद्वान थे, इन सब को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और जो नई पीढ़ी में जो शरणार्थी बच्चे थे, उनसे उनको जोड़ के कहा कि इनको सिखाओ और कुछ खड़ा करो। और नतीजा ये हुआ कि इस आदमी ने हर क्षेत्र में इतने शानदार इंस्टीट्यूशन खड़े कर दिए हैं इन्हीं लोगों के बूते पर, कि आज भारत में तिब्बत की जो ओरिजिनल संस्कृति है, भारत पूरी दुनिया में तिब्बती संस्कृति, ओरिजिनल संस्कृति का सबसे अनूठा भंडार बन गया है। अगर तो ये उस व्यक्ति की खासियत है। अगर मैं उसको इस ढंग से भी व्याख्या करूं कि 50s में जब दलाई लामा इंडिया आए, हाँ 59 में, तो 50 के दशक में, 60 के आसपास, जब आपसे इंटरेक्ट हुए तो कभी इनकी बातों से लगा कि इंडिया आ तो गए हैं, लेकिन इंडिया और जिस कंट्री से आ रहे हैं उनके संबंध आपस में बहुत अच्छे नहीं हैं, आज भी नहीं हैं। तो किसी हद तक आशंकित थे कि हमारा यहाँ जमेगा नहीं जमेगा इंडिया में? देखिए, वो उसका कुछ अंश तो रहेगा, लेकिन एक जो बात जो सबसे पहला हुआ कि जब तिब्बत पर चीन ने हमला किया पहले 1949 में, 50 में, और तिब्बत के एक हिस्से पर कब्जा भी कर लिया, उस वक्त भारत की जो सरकार थी, नेहरू जी की सरकार, उसने उनका सहयोग नहीं दिया, चीन की आलोचना नहीं की, चीन को रोकने की कोशिश नहीं की, और चीन को तब कब्जा कर लेने दिया। तो उस वक़्त यकीनन तिब्बती लोग की जो उम्मीद रही होगी भारत से, तो वो मायूस तो थे ही थे। लेकिन जब दलाई लामा भारत आए वहाँ से भागकर, तब तक नेहरू जी को ये स्पष्ट हो गया था कि जो मैं सोच रहा था कि चीनी बड़ा अच्छा व्यवहार करेंगे तिब्बतियों से, वो नहीं किया उन्होंने। तो जब दलाई लामा वहाँ से भागकर आए, और उससे पहले, उसी एक हफ्ता पहले ही जितना भयंकर नरसंहार हुआ तिब्बत में, वो नेहरू जी को उसकी खबर मिल चुकी थी। तब वो नेहरू जी सबसे पहले आदमी थे जिन्होंने चिट्ठी लिखकर दलाई लामा जी के लिए भेजी कि आपका स्वागत है भारत में। और हाँ ठीक, मैं ये पूछ रहा था कि अभी जब उनके उत्तराधिकार की बात आ रही है, उत्तराधिकारी की बात आ रही है, तो कई तरह की बातें आ रही हैं, और इस बीच इनका ये कल एक बयान आ गया कि इवन आई विल लिव अंडर 4 डिकेड हैं, तो ही मस्ट बी आउट 85 और सब, अभी 90 के हैं, 90 के तो हैं। उन्होंने कहा मैं 130 साल तक जीऊँगा। हाँ, तो मैं इसको, ये जो आत्म बल है, ये तो ये है, तो क्या कारण है इनका, ऐसा क्या मान? देखिए, एक बात तो हमें ये माननी होगी कि कोई भी व्यक्ति जो होता है, जब वो संघर्ष कर रहा होता है, तो उसकी जो अपनी शक्ति है वो उस अनुपात में बन जाती है जो उसके दुश्मन की शक्ति है। आप जब कोई गली का कुत्ता अगर उससे टकराव हो जाए, तो आपकी शक्ति उस अनुपात में होगी, लेकिन अगर जब शेर आ जाए
तो फिर आपके शरीर की शक्ति बदल जाती है दौड़ने में और बचने में। और तो मुझे लगता है कि चीन के साथ इनके टकराव के कारण इनका भी जो आत्मबल है वो उसमें यकीनन उसी प्रोपोर्शन में है। अभी दलाई लामा जी ने जो कहा कि मैं तो 40 साल और जीऊँगा, मेरे हिसाब से ये एक सीधा सीधा जवाब है राष्ट्रपति शी जिनपिंग को, कि जो ये मानकर बैठा है कि दलाई लामा मर जाएंगे और उसके बाद में अपना ज़बरदस्ती एक इनके अवतार का नाम लेकर किसी बच्चे को थोप दूंगा तिब्बत पर। तो वो तो ये उम्मीद लगाए बैठा है शी जिनपिंग। तो अब उसको ये दलाई लामा बता रहे हैं कि तू बैठा रहे, मैं 40 साल और जीऊँगा। किसी ने कहा नहीं, लेकिन मेरे जैसे लोग सवाल उठा रहे हैं कि 40 साल शी जिनपिंग हालांकि शी जिनपिंग पिछले 1 महीने से गायब हैं, न वो ब्रिक्स में गए और न किसी मीटिंग में जा पा रहे हैं। वहाँ वेयर अबाउट के बारे में उनको लेकर के वहाँ का चाइना में काफ़ी कुछ है। बट बहरहाल ये पूछ रहा था कि हेल्थ वाइज दलाई लामा का कैसा है? देखिए, 90 साल में जो किसी व्यक्ति की हेल्थ होती है वो उनकी हेल्थ उसी के आसपास है, लेकिन क्योंकि उनका स्वास्थ्य की देखभाल करने की व्यवस्था बहुत अच्छी है, उनके आसपास के लोग भी ध्यान रखते हैं, फिर वो खुद उनकी अपनी जो शरीर की कद काठी है बड़ी मजबूत है। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छे उनके पास एक स्वस्थ और अच्छा शरीर भारत है। के धर्म गुरुओं के बारे में इनकी क्या धारणा हो सकती है, क्या लगती है आपको? भारत के धर्म गुरुओं के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और लगातार हम देखते रहते हैं कि वो इन सब से मिलते जुलते हैं। अभी मेरी एग्जीबिशन में आप कुछ फ़ोटो देखिए, तो एक फ़ोटो है बनारस की, जो बनारस की एक मस्जिद में वो गए, वहाँ मस्जिद में बैठकर उसी अंदाज में बैठे जैसे बाकी लोग नीचे बैठते हैं पालथी मारकर, वैसे वो देखिए आप बैठे हुए हैं। एक और फोटो आप देखिए उसके साथ, जो तिब्बत से आए हुए मुसलमान हैं, ये श्रीनगर में उनके घर गए, उनकी बस्ती में गए, उनके साथ बैठे, उनकी भाषा में उनसे बातचीत की, और वो लोग भी उसी तरह, उन्होंने जो मक्का मदीना का जो फोटो लगाया हुआ वहाँ के उन मुसलमानों ने, उसके ऊपर तिब्बती स्कार्फ रखा हुआ है, वहाँ आप उनकी फ़ोटोज़ में देखेंगे। एक और फोटो मेरे पास, आप देखिएगा इसी एग्जीबिशन में है, जर्मनी की एक चर्च में वो गए हैं दलाई लामा जी, और चर्च में उनका रिसेप्शन तो हमेशा बहुत अच्छा होता है, वहाँ वो वहाँ के बच्चों के साथ एक स्पेशल उनका सेशन है चर्च में। तो उस फोटो में देखिए पीछे ईसा सूली पर लटके हुए हैं, वो क्रॉस लगा हुआ है, और नीचे बच्चे जो हैं वो उछल कूद पे खुश होके वो हाथ लहरा रहे हैं। अब उस फोटो में आप देखिएगा कई हाथों, बच्चों के हाथ का जो मोशन आता है वो है, और दलाई लामा भी बच्चों की तरह बैठे हुए हैं। भारत में किस धर्म को अपने करीब मानते हैं धर्मगुरु? इसे उनका ये मानना है कि जो भारत का जो सनातन जो सिस्टम है, ज्ञान है, वो उनके बौद्ध धर्म के लिए मूल सोर्स है। और जो नालंदा में जो शिक्षाएं नालंदा जिनके लिए जाना जाता है, वो मानते हैं कि ये हमारा मूल ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। तो इस कारण से भारत के साथ उनके वो जिसको आध्यात्मिक जो संबंध है वो बहुत गहरा मानते हैं। एक लास्ट सवाल ये कि अभी 2 दिन पहले इंडियन फॉरेन ऑफिस ने, जब ये उत्तराधिकार की बात आई तो जायसवाल जो फॉरेन एक्सपोर्ट्स पर्सन, उन्होंने कहा कि इंडिया डज नॉट वांट टू इंटरफेयर इन देयर ओन अफेयर, और फिर ये कि इंडिया की पॉलिसी है कि हम किसी धार्मिक इशू पे इंटरव्यू नहीं करते हैं। ये एक बीच बचाव वाला बयान था, क्योंकि अब तक तो फॉरेन ऑफिस एग्रेसिवली दलाई लामा को सपोर्ट करता रहा था, लेकिन इस बीच ये थोड़ा बीच बचाव वाला बयान आया। ये बड़ा मज़ेदार बात है। भारत सरकार की जो नीतियां हैं वो, मैं उसको यूं कहूँगा कि वो भी जिसको डिप्लोमेटिकली, जिसको होशियारी वाली है। इस बयान से 1.5 दिन पहले
इसी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कुछ कहा। हाँ, रिजिजू और एक और मंत्री, मतलब भारत सरकार अपने मंत्रियों को दलाई लामा के बर्थडे सेलिब्रेशन में ऑफिशियली भेजती है। इसका मतलब है कि वो दलाई लामा के प्रति उनका सम्मान की बात वो है। और वहाँ उनके मंत्री बयान देते हैं बहुत स्ट्रांगली कि अगले दलाई लामा के चुनाव का अधिकार केवल दलाई लामा को है उनके ट्रस्ट और को चीन सरकार को बिल्कुल नहीं है। है। ये बयान आया, आपने देखिए फ्रंट पेज पर पहली खबर बनी बहुत अखबारों में। तो अगले दिन जो विदेश मंत्रालय है वो भी बड़ी उस्तादी दिखाता है कि ताकि चीन जो है वो उससे बहुत ज़्यादा अदावत ना हो जाए, तो वो अपने को सिर्फ तटस्थ कर रहा है कि हम इस पर बयान नहीं देते। जो कहना था वो कह लिया और बीच बचाव के लिए रास्ता भी निकाल लिया। तो ये मुझे लगता है डिप्लोमेटिक होशियारी वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे श्री विजय क्रांति जी, जिन्होंने दलाई लामा को बीते 5 दशक से भी अधिक समय से फॉलो किया है, उनके प्रत्येक एक्टिविटीज पर नज़र रखी है, उनको कैमरा में कैद किया है, एक पत्रकार की नज़र से उनको परखा है, एक फोटोग्राफर की आंख की तरह उनके एक्टिविटीज़ को कैद किया है। आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आपका। राजीव रंजन जी, आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ ट्रैक के लिए मैं राजीव रंजन नाग।